बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराह दस्तूर। अस्करी फ़तह के बाद पाकिस्तान सिफारती सतह पर भी कामयाब दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान की आवाज़ आलमी सतह पर उभर रही है। पाकिस्तान अपनी अस्करी हिकमत अमली और सिफारती तदब्बुर के नतीजे में अब आलमी नक्शे पर उभर रहा है और हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े फोरम्स पर पाकिस्तान अपनी आवाज़ उठा रहा है और पाकिस्तान की आवाज़ को बहुत संजीदगी से सुना जाता है और तवज्जो दी जाती है। इसके साथ साथ हम देखें तो बड़े आलमी फोरम्स पर भी पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बहुत मुस्तहकम हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा की सदारत इस वक्त इस माह पाकिस्तान के पास है। इसके साथ साथ जो सलामती काउंसिल की बहुत सी ऐसी कमेटियां हैं जिसको पाकिस्तान चेयर कर रहा है। हाल ही में हमने देखा है कि बहुत से फोरम्स में पाकिस्तान ने भी शिरकत की, लेकिन पाकिस्तान में इस्लामाबाद में भी बहुत बड़े बड़े फोरम्स की कॉन्फ्रेंसेस और इजलास हो रहे हैं। अभी गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान पाकिस्तान की मेज़बानी में जो चीफ़ ऑफ रीजनल जो चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस थी उसका इनेकाद हुआ, जिसमें अमेरिका समेत 5 ममालिक ने इसमें शिरकत की। इन ममालिक में पाकिस्तान, अमेरिका, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिज़स्तान के जो चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे उन्होंने शिरकत की। अस्करी लिहाज से इस खित्ते के अंदर अमन व अमान को कायम करने के हवाले से और इंसदाद दहशत गर्दी के हवाले से इस कॉन्फ्रेंस में तफसील से बातचीत हुई है। इसके साथ साथ अगर हम देखें एक और जो बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की मईशत को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उससे नबरदाज़मा होने के लिए वो भी कोशिशें जारी हैं और ज़ाहिर है कि वो किसी भी मुंतखब हुकूमत की एक ज़िम्मेदारी होती है। जो चैलेंजेस हमें दरपेश थे अब उन चैलेंजेस से तो हम निकल गए, जैसे कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अमेरिका में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से ख़िताब करते हुए भी इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तान इससे पहले जो साबिक़ा हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की उसमें डिफ़ॉल्ट के दहाने पे था, लेकिन अब हम डिफ़ॉल्ट से भी बच चुके हैं, आगे जा चुके हैं और पाकिस्तान की जो माशी पॉलिसीज़ हैं और जो हुकूमत ने कोशिशें की हैं, अब आलमी जो इदारे हैं वो भी हुकूमती कारकर्दगी के मोतरफ़ नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने एक और अहम मामले पर भी बात की और वो है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ पे जो बातचीत चल रही है वो मुआहिदा भी वो कहते हैं कि अब महीनों की नहीं, हफ्तों की नहीं, बल्कि दिनों की बात है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान ने अपनी कोशिशों से, यानी जो मईशत के हवाले से जो कोशिशें और काविशें की गई हैं उस वजह से पाकिस्तान अब 24वीं बड़ी मईशत बन गया है। तो इन तमाम मामलात पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी मलिक मंजूर अहमद। मलिक साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। बाबर गोरसी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बाबर, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, बहुत अहम डेवलपमेंट है, अमेरिका समेत ये 5 ममालिक पाकिस्तान में इकट्ठे हुए, यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सिक्योरिटी के हवाले से और इस खित्ते में अमन के हवाले से बातचीत हुई। ये पाकिस्तान का एक तरह से आलमी सतह पर एक बेहतर जियो पोलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक इमेज का सबूत है। जी, बहुत शुक्रिया इकबाल साहब और आपके मेहमानों को और सुनने देखने वालों को सबको सलाम। यकीनन जिसको हम देखते हैं कि पिछले 3 दिनों में 3 बड़े इवेंट्स हुए और ये 3 बड़े इवेंट्स को अगर आप देख ले तो एक तरफ पर चाइना है, दूसरी तरफ पर अमेरिका है और फिर सेंट्रल एशिया है और इसके अलावा पाकिस्तान इसका महवर है, इसका मरकज है। आप देखते हैं कि जिस तरीके से नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा रूबियो साहब से मिले तो वहां पर जो बातचीत हुई और वहां पर जो टेररिज्म के लिहाज से, इसके अलावा पाकिस्तान के साथ उनके जो दरीना ताल्लुकात है और कितने अरसे से जो चले आ रहे हैं और उसका जो विंडो अपॉर्चुनिटी बल्कि विंडो से अभी एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बन चुका है। और ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और उसी के तनाज़र में जब हम खित्ते को देखते हैं तो एक तरफ अमेरिका ने हमें एक नए एंगल से, एक नए ज़ाविये से और एक नए अंदाज से हमें एड्रेस करना शुरू कर दिया है खित्ते में। दूसरी बात ये है, बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर उनको इंडिया को एक बड़ी ताकत समझ रहे थे, मईशत समझ रहे थे, बड़ी मंडी समझ रहे थे, इसके अलावा चाइना के खिलाफ के बुलवर्क समझ रहे थे। मेरे ख्याल में कि वो बयानिया अमेरिका में काफी फेड हो चुका है,
काफी कमजोर हो चुका है और अब पाकिस्तान उसके नतीजे में उभर आया है। दूसरी बात यह है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने चीन का दौरा किया, उनके नायब सदर उनसे मिले, इसके अलावा उनके डिफेंस के अस्करी ताकत के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स थे वो उनसे मिले, और इसी तनाजुर में जो खित्ते में जो हालात थे, खुसूसी तौर पर जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पिछला जंग हुआ है, इसके अलावा उसके जो मुहर्रिकात हैं उस पर भी, और फिर जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान सी पैक के उसके मामले से उस पर भी काफी बातचीत हुई। और फिर चाइना के साथ जो हमारे आयरन प्लेट ब्रदर का है, और वहां से जो हमें अस्करी लिहाज से जो हमारे जॉइंट वेंचर्स हैं, और फिर उसमें जो असलहा साजी है, और फिर जिसको हम जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो एक जॉइंट एफर्ट है जो दुनिया उसको एक नए नजर से देख रही है। और तीसरी बात है कि यहाँ पर जिसका आपने जिक्र किया, ये जो सीडीएस होते हैं, और खुसूसन जो आपने ममालिक शुमार किए जो कि सेंट्रल एशिया के, और इसके अलावा अमेरिका का जो कमांडर था वो भी यहाँ पर मौजूद था, और पाकिस्तान ने उसकी मेजबानी की। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है, 3 दिनों में 3 ऐसे इन्हें बड़े वाकयात हुए, बड़े मतलब है कि कॉन्फ्रेंसेस हुए, बड़े विजिट्स हुए, और 2 बड़ी ताकतों को एंगेज किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि खुसूसन जो सीडीएस का यहाँ पर कॉन्फ्रेंस थी, इसमें जो नुक्ते सामने आ गए, एक तो ये है कि टेररिज्म और वो सबका कॉमन मसला है, और वो कॉमन तरीके से उसको डील करना है। दूसरा, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को आपस में बढ़ाना है, और उन स्ट्रेटेजिक के ताल्लुकात के नतीजे में 5 ममालिक के दरमियान जो यकजहती है या कोऑर्डिनेशन है, उसको मतलब मजीद फैलाना है। और फिर ये है कि जॉइंट ट्रेनिंग का भी उसमें एक सामने आया है एजेंडा, और जॉइंट ट्रेनिंग में ये है ताकि हम ये ममालिक जो है एक ग्रिड पर हो, और उनकी जो इंटेलिजेंस है, इनकी जो ट्रेनिंग है या उनकी जो नो हाउ है, उनसे एक दूसरे को फायदा मिले, और पाकिस्तान उसमें काफी तजर्बा रखता है, तो जाहिर है कि बाकी ममालिक भी उससे मुस्तफीद होंगे। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बड़ी अहम बात की। एक और जो जी जो अहम बात है कि अब खित्ते के जो ममालिक हैं, अहम ममालिक, और साथ में बड़ी जो ताकतें हैं उनका फोकस कहाँ शिफ्ट हो रहा है, इस पे मैं आपसे दोबारा भी बात करता हूँ। शमसुल इस्लाम खान साहब माशी तजियाकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खान साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। शम साहब, प्रोग्राम के इब्तिदाइये में मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक तो इसहाक डार साहब अमेरिका में हैं, और वो ये कह रहे थे कि अब अमेरिका के साथ जो ट्रेड मुआहदा है हमारा, वो अब महीनों की या हफ्तों की बात नहीं है बल्कि दिनों की बात है। इस पे बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही थी, और अमेरिकी सदर भी बार बार यही कह रहे थे कि वो ख़वां हैं इस बात के। और फिर अमेरिका जो पाकिस्तान के साथ जिस तरह से इंगेज कर रहा है, आप फरमाइएगा कि कितना अहम होगा ये मुआहदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जावेद साहब। देखें जी, ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब आई तो इन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के साथ ट्रेड का डेटा देखा, तो पता चला कि जहाँ जहाँ डेफिसिट है उनको उनकी इंपोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम है, तो उनके ऊपर उन्होंने एक टैरिफ की पॉलिसी अनाउंस की जिसको ट्रंप पॉलिसी टैरिफ कहा जाता है। और वो पाकिस्तान के साथ भी, आपको पता है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स सबसे ज़्यादा यूएसए को होती हैं, तो वहाँ पर भी पाकिस्तान और यूएस के माबैन जो ट्रेड डेफिसिट था वो एक अच्छा खासा अमाउंट था। गो कि हम उतने बड़ी मार्केट नहीं है, उतनी बड़ी एक्सपोर्ट नहीं करते जितनी चाइना की एक्सपोर्ट्स है, साउथ कोरिया की है, इंडिया की है या दीगर ममालिक की है। तो हमारी एक अराउंड $6 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट थी, तो उसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने उसके ऊपर टैरिफ लगाया। और ये हमारी थोड़ी सी गलती थी कि हमारा जो नेशनल टैरिफ कमीशन है उन्होंने अपने टैरिफ को रीअलाइन नहीं करा हुआ था इनके साथ, और बाज़ जगह पे हमने उस पर ज़्यादा टैरिफ लगाया। तो अब ये जो निगोशिएशन हुई है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी गए हैं, डीपीएम इसहाक साहब भी वहाँ पे मौजूद हैं, इसहाक डार साहब, तो उसके ऊपर अब ये हो रहा है कि अब आपने ऑफर किया है कि जी हम आपसे सोयाबीन भी इंपोर्ट करेंगे, हम आपसे कॉटन भी लेंगे, हो सकता है उनकी और दूसरी प्रोडक्ट जिनके ऊपर हमने टैरिफ ज़्यादा लगाया वो भी आ जाएंगी। आप शायद अगले कुछ महीनों के अंदर इंपोर्ट करेंगे वीट की, शायद तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर आप वो भी यूएसए से प्रेफर करेंगे कि वहाँ से आए। तो ये एक ऐसा चीज़ होगी कि जो पाकिस्तान को, मैं समझता हूँ कि कोई अराउंड टोटल जो है कोई
$2.5 से $3 बिलियन की हमें यूएसए से इंपोर्ट्स बढ़ानी होंगी। अब इसमें जब टैरिफ रीअलाइन किया जाता है तो जावेद साहब इसमें बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी होती है। जो निगोशिएटिंग कंट्रीज होते हैं बड़े स्मार्टली प्ले करते हैं और अपनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स वहाँ पे कर सकते हैं। और मैं तो इस पे बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान को यूएसए के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत पहले कर लेना चाहिए था। और अब जब आप ट्रेड डील निगोशिएट कर रहे हैं तो उसको भी एक, अगर एफटीए की तरह से एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप कर जाते हो तो वो भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स यूएसए को है और उनके साथ हमारा जो है एक्सपोर्ट ज़्यादा है और डेफिसिट हमारे पास नहीं है। तो हम अपना एफटीए करके पाकिस्तान से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स यूएसए को कर सकते हैं। वो आइटम्स जो हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे या जहाँ पे कोई टैरिफ की वजह से हम नहीं कर पा रहे थे, तो वो हमारे लिए एक मार्केट बहुत बड़ी खुल जाएगी। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक आपकी हलाल फूड की मार्केट यूएस से बहुत बड़ी मार्केट है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट हो चुकी है और उसमें ग्रोथ आ रही है मुसलसल। तो पाकिस्तान क्योंकि एक हलाल फूड का, हलाल उसमें मीट का, ये सारी चीज़ें और हलाल की दीगर जो प्रोडक्ट हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, आपकी फार्मास्यूटिकल्स में भी आती हैं हलाल प्रोडक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आप अपनी वहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हो। सब्जेक्ट ये कि आप उनके साथ इस तरह से एक एग्रीमेंट निगोशिएट करो कि आपकी जो वहाँ पर कंपनीज हैं उनकी रजिस्ट्रेशन आसान हो जाए, एफडीए से अप्रूव्ड हो जाए कंपनी हैं जो एक्सपोर्ट करना चाह रही हैं। जो फार्मास्यूटिकल कंपनी एक बहुत बड़ी हमारी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स होती है, मतलब है उसमें ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं है, लोकल मार्केट है, लेकिन कंपनीज पाकिस्तान में फार्मा की बहुत है। वो अगर मेडिसिन वहाँ एफडीए में रजिस्टर्ड हो जाती हैं, अप्रूव हो जाती हैं, तो पाकिस्तान की एफडीए यूएसए को फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी। ट्रेडिशनली हम वहाँ पर टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरा आइटम जो है हमारा वो है सर्जिकल का, सर्जिकल गुड्स का, जो हम पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है जर्मनी को। जर्मनी उन प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा प्रोसेस करता है, कुछ अपनी ब्रांडिंग करता है और फिर उसको सर्टिफिकेशन हुई हुई है उन मार्केट्स में, यूएसए में और दीगर ममालिक में, तो वो री एक्सपोर्ट करते हैं। तो वाई नॉट पाकिस्तान खुद जो है डायरेक्ट उसको एक्सपोर्ट करे, तो उसकी भी आपको सर्टिफिकेशन के लिए कंपनीज को तैयार करना होगा। तो आपके पास एक आपकी नई मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट, यूएसए में आपने देखा कि हेल्थ सेक्टर, हॉस्पिटल जो है उनके बहुत बेहतरीन उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। फिर आपके पास हलाल फूड की होगी, टेक्सटाइल है, आईटी में आप जा सकते हैं और जितनी प्रोसेस्ड फूड है उसकी मार्केट हमें मिलेगी। आप हलाल मीट की प्रोडक्ट्स भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो वहां पर। पाकिस्तान में पोल्ट्री की प्रोडक्ट बहुत अच्छी बन रही है, मीट अब पाकिस्तान एक एक्सपोर्टर के तौर पे उभरा है। तो मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए विन विन सिचुएशन बन सकती है, गेम चेंजर बन सकता है, लेकिन हमें उसके ऊपर काम करना होगा। ठीक है, ये आपने बड़ी अहम बात की कि उसके लिए कितनी कमिटमेंट की ज़रूरत है, हमें बहुत काम करना है उस पर। ये मैं आता हूँ आपके पास दोबारा भी मलिक साहब, लेकिन बहुत से ऑप्शंस यानी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो हमारी अस्करी फतह हुई भारत के ख़िलाफ़, उससे बहुत से हमारे एवेन्यूज़ खुल गए इस पूरे ख़ित्ते में, सियासी लिहाज से, सिफारती लिहाज से और माशी लिहाज से भी। जी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा जावेद साहब कि अस्करी फतह के बाद जो हमारा वर्ल्ड लेवल पे हमारा जो इमेज है, पाकिस्तान की जो अचीवमेंट है, रीजनली देखें, इंटरनेशनल देखें तो बड़ी रिमार्केबल है। अभी हालिया ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है, आप देखें अस्करी ताउन के, अगर उसको सिक्योरिटी कोऑपरेशन के तनाजुर में देखें तो बड़ा एक माइलस्टोन है। लेकिन अगर आप देखें जो पाकिस्तान की खित्ते में एक स्ट्रेटिजिक इम्पॉर्टेंस है और जिस तरह पूरी दुनिया पाकिस्तान पे एतमाद करी, तो उसका भी एक रिफ्लेक्शन है। देखिए पाकिस्तान तो कई दहाइयों से दहशतगर्दी का विक्टिम है। एज ए फ्रंट लाइन स्टेट पाकिस्तान की जो सेक्रीफाइस है पूरी दुनिया में हाईली कमेंडेबल है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है उसमें पाकिस्तान की इन कुर्बानियों का इतराफ़ भी किया गया। देखिए जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी है और ख़ित्ते में जो अमन है और जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स है, मुनज़्ज़म और साइबर जो थ्रेट्स हैं, तो उससे निपटने के हवाले से एक जामा फ्रेमवर्क पे इत्तफ़ाक़ राय होना, ये पाकिस्तान की सफारती और सियासी और पाकिस्तानी तजर्बात से भी इस्तेफादा किया जा सकता है। पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म के जैसे बड़ा एक तजर्बा है, बड़ा तवील तजर्बा। पाकिस्तान का एक तवील तजर्बा है जो काउंटर टेररिज्म, इंतसादी दहशतगर्दी हम बात करते हैं, तो ज़ाहिर है कि हमारी जो फोर्सेज हैं बहुत ही जो जामा ऑपरेशन किया, आपने देख सकते हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सैकड़ों हज़ारों की तादाद में हुई है और जो दहशतगर्द है उनके मकरू अज़ाइम को नाकाम बनाया गया। तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया उससे एक लेसन भी इख्तियार कर दी। जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो बहुत अहमियत का हामिल है। और जो मिलिट्री डिप्लोमेसी आज के दौरे हाजिर में एक मुसलमा हकीकत है कि जो इंटरनेशनली एक मिलिट्री सफारतकारी है, जिसको हम दिफाई सफारतकारी कहते हैं, उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर है, आप देख सकते हैं कि डिफेंस जो एक डिप्लोमेसी के तनाज़र में जो उनके हालिया दौरे हैं,
جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا چین کا دورہ ہے یا امریکہ کا دیگر ممالک کا، تو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان کا جو کیس ہے اس کو بڑے مضبوط طریقے سے ہماری سیاسی اور جو ہماری فوجی قیادت ہے انہوں نے پورٹرے کیا اور دنیا کو بتایا کہ پاکستان کن چیلنجز سے گزر رہا نمٹ ہے رہا ہے۔ بابر، لیکن اس میں ظاہر ہے سفارتی کوششیں اور ایفرٹس، یہ سارا کریڈٹ تو وزارت خارجہ اور اسحاق ڈار صاحب کی ٹیم کو جاتا ہے، اور اسحاق ڈار صاحب کو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک تو مسلسل وہ متحرک ہیں اور دورے ہو رہے ہیں، اور ایک ایسی سیکوینس کے ساتھ ہو رہے ہیں کہ عسکری قیادت امریکہ ہوتی ہے تو سیاسی قیادت چین ہوتی ہے، یا پھر وہ عسکری قیادت وہاں امریکہ ہوتی ہے تو یہ چین ہوتے ہیں۔ اس طرح چل رہا ہے سلسلہ۔ ابھی بھی فیلڈ مارشل صاحب نے چین کا دورہ کیا۔ کمٹمنٹ ہوتی ہے، اور سفارتی سطح پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنی آواز دنیا تک پہنچانے کے لیے مؤثر آواز، اس میں طاقت بھی پیدا ہوئی، اس کے لیے ایفرٹس کی ہم نے۔ جی ہاں، پاکستان نے بہت ایفرٹس کی ہیں، اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ابھی آپ دیکھیں کہ جو وزارت خارجہ ہے وہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جو وزارت خارجہ ہوتی ہے وہ فیس آف دا کنٹری ہوتی ہے، کیونکہ اسی نے آگے تمام جو بھی چیزیں ہیں پورٹریٹ کرنی ہے، ان کا سلوشن نکالنا ہے، ان نئے سے نئی چیزیں کرنی ہے، نئے سے نئے کنٹریز کے ساتھ ملنا ہے، لوگوں سے ملنا ہے۔ جس طرح آپ نے اسحاق ڈار صاحب کی بات کی، تو ابھی اگر آپ دیکھ لیں 2018 سے 2022 کی سفارتکاری دیکھ لیں تو آپ کے کوئی بھی ممالک کے کتنے سربراہان ہیں آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کا وزٹ کیا ہوگا، یا ہمارے سربراہ نے وہاں کا وزٹ کیا ہو فارن کنٹریز کا۔ لیکن آپ 2022 سے رکھیں اور 2025 ہے آج، آپ دیکھ لیں کہ ڈار صاحب کا ایک پیر جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوتا ہے، تو ایک امریکہ میں ہوتا ہے، ایک چائنا میں ہوتا ہے، اور ایک اسی طرح سینٹرل ایشین سٹیٹس میں، اور اسی طرح دوسرے جتنے ممالک ہیں وہاں پہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سفارتکاری ہماری اس وقت جو ہے، جب سے پاکستان بنا، میں سمجھتا ہوں دی بیسٹ ہے اس ٹائم، کیونکہ اگر آپ تمام جتنے بھی سابق وزرائے اعظم بھی گزرے ہیں یا پریزیڈنٹس بھی گزرے ہیں، تو اس وقت جو ہے پاکستان سب سے سامنے ہے، اور تمام کا تمام فوکس جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ دنیا یہ سمجھتی تھی جنگ سے پہلے، 10 مئی سے پہلے، کہ پاکستان کی اکانومی بھی چھوٹی ہے، پاکستان کی فوج بھی چھوٹی ہے، پاکستان کی جو جغرافیکلی دیکھا جائے تو ملک بھی چھوٹا ہے، لیکن پاکستان نے ثابت کیا کہ پاکستان کی اکانومی بھی اچھی ہے، پاکستان کی ملٹری بھی سب سے اچھی ہے، پاکستان کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کے خلاف جو کاوشیں ہیں وہ بھی سب سے زیادہ اچھی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جتنا بھی اسحاق ڈار صاحب یہاں پر بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جو تمام کی تمام چیزیں ہیں وہ تمام ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا اسحاق ڈار صاحب نے جو اوورسیز پاکستانی وہاں سے ان سے خطاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا کہ میں جو ہے کسی دن ریسٹ کر سکوں۔ یہ ان کے خود الفاظ تھے جو انہوں نے ادھر بات کی، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو کہہ رہے تھے کہ جی ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے، آج ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے جو ریزرو ہے وہ بھی سب سے زیادہ ہیں۔ پاکستان کی CPI کی جو انہوں نے بات کی ہے، کنزیومر پرائس انڈیکس جو ہے، مہنگائی کی جو شرح ہے وہ بھی سب سے کم ہے، اور اس کے ساتھ کہا کہ ترسیلات زر جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں اس وقت پاکستان کی، اور اگر اعتماد کر رہے ہیں نا لوگ، اس کے عوام علاوہ بھی انہوں اعتماد کر نے رہے ہیں، اوورسیز پاکستانی بھی اعتماد کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ بریگیڈیئر صاحب، یہ تمام کی تمام کوارڈینیٹڈ ایفرٹس ہیں، بالکل سنک ہو کے ادارے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، تبھی ہمیں یہ ایک منظرنامہ تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور پھر یہ جو ایک نیا عسکری تعاون ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرف آپ نے اشارہ بھی کیا CDS کی کانفرنس کے حوالے سے، ایک تو اس خطے کے اندر جو شیطان ہیں یا جو سپوائلرز ہیں، اس کی بھی نشاندہی ہو گئی ہے۔ اب امریکہ کو بھی پتہ چل گیا ہے، عالمی برادری کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس خطے کے اندر جو امن کا دشمن ہے وہ بھارت ہی ہے۔ یہ بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے واٹر ٹیررزم یا اس کو ایز اے ویپن یوز کرنا، اور پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کی ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک جنگ کا آغاز ہوگا، یا یہ ایک ایسا فلیش پوائنٹ ہے، ایک تو نیوکلیئر فلیش پوائنٹ پہ اور دوسرا واٹر فلیش پوائنٹ ہے پاکستان کے لیے، کہ اگر اس قسم کی حرکت وہ کر لیتے ہیں یا پانی روک لیتے ہیں یا اس کو ڈائیورٹ کر لیتے ہیں، تو اس پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ انسانی بس کے جتنے بھی ایکالوجی ہے یا اس کے علاوہ نباتات ہے، جماعتات ہے، انسان ہے، سب کے لیے ایک موت کا مطلب پیغام ہے اگر پانی اس کی روک دی جائے۔ تو میں اس تناظر میں اور دوسری تناظر میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کوارڈینیشن کی بات کر رہے ہیں،
तो देख लो, एक तरफ पर अमेरिका सुपर ताकत है, दूसरी तरफ पर चाइना तब सुपर ताकत है, और दोनों के दरमियान आपस में कुछ मुकाबला भी है, कन्फ्रंटेशन भी है और कंटेनमेंट की पॉलिसी। लेकिन पाकिस्तान एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर, एक बैलेंसिंग फैक्टर के तौर पर अपनी पॉलिसी दरमियान में चला रहा है, और दोनों को अपने 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 मफादात भी आगे कर रहा है, और दूसरी तरफ है कि खित्ते के लिहाज से वहां पर एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर भी वो अपना किरदार अदा कर रहा है। और तीसरी बात यह चाहती है कि आप अपने मगरिब की तरफ देखें, जिसके साथ हाल ही में इजराइल की जंग हुए, अमेरिका ने उनके न्यूक्लियर उस पर फैसिलिटीज पर हमले किए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने एक किरदार जो अभी जिसका रूबियो ने भी, फॉरेन सेक्रेटरी ने भी जिक्र किया कि पाकिस्तान सालिसी का किरदार अमेरिका और ईरान के दरमियान अदा करना चाहता है, और ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। तो आप देख ले कि यहाँ पर जो चाबहार में इंडिया घुस आया था और फिर हमारे जो बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा था, और जिसने ईरान को ऐसा जहरीला टीका लगा दिया कि अब ईरान भी रियलाइज कर चुका है। तो मेरे ख्याल में कि जो पहले इंडिया की जो पॉलिसी थी कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करेंगे, तो वो आइसोलेशन में इंडिया खुद चला जा रहा है, जिसको आप शैतान कह रहे हैं, और वो शैतान अपने प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। तो जो कन्वेंशनल मैदान था उसमें तो वो मात खा चुका है, वो तो अपनी जख्म चाट रहा है। लेकिन इसके अलावा डिप्लोमेटिक सतह पर देख लो कि पाकिस्तान किस तरीके से अपनी अस्करी डिप्लोमेसी और इसके अलावा जो हमारी ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी है, और वो किन महाजों पर और किस कोऑर्डिनेशन और वो कहते हैं यूनिसॉन्स के साथ या सिनर्जी के साथ उसको आगे कर रहा है। ये एक छोटे मुल्क के लिए, या जिस मुल्क के बारे में जो तासुर था दुनिया में मुख्तलिफ था, और वो एक तासुर कंप्लीटली एक टर्न ले चुका है, और वो टर्न इसलिए कि सारे जो फैक्टर्स है वो पाकिस्तान के फेवर में आ चुके हैं, और सब पाकिस्तान को आप कदर की निगाह से और एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के लिहाज से और एक न्यूक्लियर पावर के तौर कन्वेंशनली एक स्टेबल कंट्री के लिहाज से उसको दे, और रीजन में एक इम्पोर्टेंट एक्टर की तौर पर उसको देखा जा रहा है। तो ये मौका है पाकिस्तान के लिए कि इस मौका से फायदा उठा ले, और इंटरनल जो हमारी जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है या इसके अलावा और मसाइल है वो अपनी जगह पर, या उसको अंदरूनी तौर पर हम हल करने की कोशिश करें, लेकिन साथ साथ जो बाहर के जो हमारा खारिजा पॉलिसी है, या जो हमारे सिक्योरिटी एफर्ट्स है, या जो टेररिज्म है, या इसके अलावा जो इकोनॉमिक इशूज है, उसमें मतलब है कि मैं कहता हूं कि टास्क फोर्स बनाने चाहिए, ताकि वो टास्क फोर्स एक अम्ब्रेला के तहत हर सिमत में काम करे, और जो इमेज बना हुआ है इस इमेज से हम फायदा उठा ले और उसको मटेरियलाइज कर जाए, और उसको मजीद हम एक्सप्लॉइट कर सके। तो ये मेरे ख्याल में कि हमारे लिए एक चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी में है। तो इस अपॉर्चुनिटी, इस चैलेंज को ऐसी अपॉर्चुनिटी में बदल जाए, ताकि हमारे जो स्ट्रेटेजिक मफादात है, हमारा जो मुल्क का जो साख है, और इसके अलावा हमारे जो इंटरेस्ट है, उसको हम आगे बढ़ा सके। ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये जो हालात हैं इसका फ़ायदा उठाना है। शमसुल इस्लाम साहब, ये जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं, इसमें भी हम इसी ट्रेड एग्रीमेंट को लेके बहुत से काम कर सकते हैं, जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया कि बहुत सा काम हमें ख़ुद भी करना है। इस वक्त जो है वो बहुत कार्डियल रिलेशनशिप है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बार बार पाकिस्तान के लोगों और पाकिस्तान की क़यादत की तारीफ़ भी करते हैं, और ज़ाहिर है एक क्रेडिट उनको जंग के हवाले से तो जाता है, पाकिस्तान उसको तस्लीम भी करता है। भारत अपनी हठधर्मी पे कायम है कि जंग में सालिसी का किरदार तो बहरहाल अमेरिकी सदर ने अदा किया, लेकिन एक तो उसे लेके ट्रेड एग्रीमेंट को लेके क्या कुछ हमें करना है, और फिर बुनियादी तौर पे हमने अपनी इकॉनमी को भी तो मजबूत करना है। जी बिल्कुल। देखिए जी, इस वक्त जो हमारे ताल्लुकात अगर देखें तो एकदम से अचानक आपके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए। पिछले ज़मानों में आपने देखा था कि ताल्लुकात बिटर होते थे हमारे, और ज़्यादा हमारे ऊपर जो है वो कुछ सैंक्शंस भी लगाई गई थी। लेकिन अब हम देखें तो ट्रंप की जो पॉलिसी मेन है वो ट्रेड की पॉलिसी है। वो जहाँ भी किसी भी मुल्क का दौरा करते हैं तो उनके ऊपर प्रायोरिटी नंबर 1 उनके पास होती है कि ट्रेड करनी है, ट्रेड बढ़ानी है। और उस ट्रेड बढ़ाने के लिए मैंने जैसे आपको पहले भी कहा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पाकिस्तान करेगा तो आपकी ट्रेड बढ़ेगी और वो भी खुश होंगे, उनके साथ भी ट्रेड बैलेंस
बैलेंस हो जाएगी। साथ ही आप देखें कि आप उनका जो रोल रहा है रिसेंट, जो आपकी जो पाकिस्तान पे जो इंडिया ने एग्रेशन किया, हमला किया, और उसको बंद करवाने में भी ट्रंप का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, और यही वजह है कि पाकिस्तान ने उनको नॉमिनेट किया उसके लिए, नोबेल पीस के अवार्ड के लिए। और अब आप देखें कि वो आपके साथ जो है और ट्रेड को बढ़ाना के सोच रहे हैं। तो आप कभी भी हमारा जो एक्चुअली हमारा जो ओल्ड माइंडसेट है ना, वो ये है कि हम समझते हैं कि हमने अगर टैरिफ कम कर दिया तो हमारी मार्केट्स में इंपोर्ट्स की जो है वो गुड्स बढ़ जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता। आपकी मार्केट जो है वो एक मार्केट नेचुरल मार्केट के तौर पर रिएक्ट करती है। इंपोर्टर्स वो चीज़ लाते हैं जो उनकी मार्केट में बिक सकती है। तो हमें अपने टैरिफ को बेहतरीन करना होगा और हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को करना होगा। और ये ताल्लुकात एक नई उसमें दौर में दाखिल हो रहे हैं। आगे जाके आप देखें कि आप क्रिप्टो करेंसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी हमारी बात हुई है उनके साथ, यूएसए के साथ। तो हम एक नया एरा में जा रहे हैं। आप देखें यूएस की जो बड़ी कंपनीज हैं, अगर उन कंपनीज को देखें तो उनकी नेविडिया को देखेंगे कितने 4 ट्रिलियन की उसकी कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुकी है। इस तरह से और दीगर कंपनियां, गूगल है आपकी, और दीगर कंपनी अमेजोन आ रही हैं। तो वो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके साथ जब आप ताल्लुकात बनाएंगे तो आप उनके साथ वेंचर होगा। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी जो रुकावट आपकी आती है एफडीआई लिमिटेड होने की, कम होने की, वो ये वजह है कि आपका टैरिफ, इंपोर्ट टैरिफ बहुत हाई रखे हुए हैं। अब कोई यूएस कंपनी अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहती है तो सबसे पहले वो टैरिफ देखेगी। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे टेस्ला अगर पाकिस्तान में अपना गाड़ियों का असेंबलिंग का प्लान करती है तो वो सबसे पहले तो टैरिफ देखेंगे। टैरिफ अगर कम होगा तो वो यहाँ लैंड करेंगे, और उसके बाद फिर आप देखेंगे टैरिफ ज्यादा करके आपने रोका, लेकिन टैरिफ को कम करके आप एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ले आएंगे। एक कंपनी, एक अच्छे नाम की कंपनी, ग्लोबल कंपनी जो है वो अगर पाकिस्तान में आ जाती है तो हमारे ना सिर्फ हमारी ट्रेड के लिए बेहतर होगा, बल्कि हमारा फॉरेन इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा अच्छा इमेज जाएगा। अभी हुकूमत ने जो हालिया पॉलिसीज में जो उन्होंने एक बड़ा अच्छा रोल अदा किया है कि रिपेट्रिएशन जो थी फॉरेन कंपनीज की, उसको भी आपने अलाउ रखा, उस पर कोई रुकावट नहीं होने दी। और बावजूद इसके कि हमारे पास रिजर्व कम थे, लेकिन उसके ऊपर भी फोकस किया। स्टेट बैंक ने बहुत अच्छे तरीके से उन रिजर्व को बढ़ाया। तो हम जो अपना एक इस्तेहकाम की तरफ ले आए हैं, और ये ताल्लुकात जो कंट्रीज के माबैन होते हैं आज सिर्फ और सिर्फ ट्रेड डिप्लोमेसी काम आ रही है। ट्रेड डिप्लोमेसी करके मुल्क अपने ताल्लुकात को बेहतर बना सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान को यूएस कंपनीज के लिए एक अच्छी लुक्रेटिव मार्केट बनाते हैं तो हम भी वहां पर उनकी मार्केट में पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो ये एक विन विन सिचुएशन होगी। पाकिस्तान की हुकूमत के जो बैलेंस करने का जो रोल है कि चाइना के साथ, यूएसए के साथ आप एक बैलेंस कर रहे हैं, और दीगर ममालिक में भी हम अपने आप को रिलेशन को बैलेंस कर रहे हैं। हम किसी ब्लॉक में नहीं है, और ये एक बड़ी अच्छी बात है। आप अगर ब्लॉक में जाते हो तो वो आपको हर्ट करता है। आप सबके साथ ट्रेड बैलेंस करो, अपने टैरिफ को रिड्यूस करो, तो जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी में जो ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी आएगी वो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारी इकोनॉमी के अंदर इतना एक रेजिलेंट इकोनॉमी है। और दूसरा मैं आपको यहाँ एक और चीज बताऊं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है दुनिया की सबसे बेहतरीन इकोनॉमी है। यहाँ की इकोनॉमी अगर आपको देखें कि पहले तो 800 बिलियन डॉलर से जीडीपी आपकी होती थी, अब अराउंड 1 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी आप अर्न कर रहे हैं, और वो 411 बिलियन की जीडीपी हो गई है। ये दीगर ममालिक हमारी जो साइज की जीडीपी दे रहे हैं 400 बिलियन डॉलर के अराउंड, वो 3 से 4 ट्रिलियन लगा रहे हैं। हम लगा रहे हैं सिर्फ 1 ट्रिलियन हमारा लग रहा है, और आपकी जीडीपी 411 की हो रही है। तो इसका मतलब कहने का ये है कि यहाँ के लोग जो है बड़े मेहनती हैं, बड़ी कम लो कॉस्ट में अपने प्रोडक्टिविटी करते हैं, रोलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। और आपकी इकोनॉमी के अंदर ये जो 1 ट्रिलियन का आपने एक टारगेट सेट किया है कि जीडीपी को लाना है, तो उसके लिए आपको टैरिफ कम करना बहुत ज़रूरी है। यही वजह है आईएमएफ भी आपको बार बार ये कहता है कि हुकूमत कारोबार से निकले, कमोडिटी ऑपरेशन से निकले, और जो प्राइवेट सेक्टर को ये सारे बिजनेस दे दे वो करेंगे। जिस तरह से यूएस की इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट सेक्टर का बड़ा अहम रोल है, और गवर्नमेंट का कोई अदारा शायद ही उसमें बिजनेस कर रहा होगा। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ताल्लुकात, ट्रेड, ये रिश्तों को मजबूत करता है। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम खान साहब आपका, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर साहब आपका। आप हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल रहे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद मसला फ़लस्तीन के हवाले से बात करेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर अब यूरोप भी बोल उठा है। फ्रांस के सदर ने फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। अब जो फ्रांस के सदर हैं मैख्वां, उन्होंने ऐलान किया है कि वो इस साल सितंबर में जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ख़िताब करेंगे तो इसका वो बाकायदा ऐलान करेंगे। इसके साथ साथ वो राब्ते में हैं बरतानिया और जर्मनी से भी, क्योंकि बरतानिया में भी 220 अरकान पार्लियामेंट ने अपने वज़ीर आज़म स्टामर को ख़त लिखा है कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पे तस्लीम किया जाना चाहिए। तो उन पर भी दबाव बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इस दौरान गज़ा के अंदर इसराइल की बर्बरियत का सिलसिला जारी है। खुराक के लिए लोग आते हैं, वो खाने की मुंतज़र होते हैं, इमदाद के मुंतज़र होते हैं और उन पर बमबारी कर दी जाती है और दर्जनों फ़लस्तीनियों को रोज़ शहीद किया जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और अब तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है। इसके साथ साथ फ़लस्तीन के लिए जो भी इमदाद रवाना की जाती है, इसराइल उसके रास्ते में रुकावट है। अब भी जो फ्रीडम फ्लोटेला है उनका एक कॉलिशन है, उनकी जानिब से एक कश्ती रवाना की गई थी खुराक की इमदाद के हवाले से, उस पर भी इसराइली फ़ौज ने कब्ज़ा कर दिया है। अलबत्ता मिस्र पर दबाव बहुत बढ़ गया है। पूरी दुनिया में मिस्र के सफारतखानों के सामने एहतजाज हो रहा है और अब जो इत्तलात आ रही हैं उसमें रफ़ा क्रॉसिंग के हवाले से इत्तलात है कि वो खोली जा रही है और बज़रिए जो ज़मीन है, यानी ज़मीनी जो रास्ता है, उसके ज़रिए से इमदाद पहुँचाई जा रही है। मंसूर जाफ़र अरब उमूर के माहिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मंसूर जाफ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप फरमाइएगा, ये एक सूरत हाल तो सामने आ रही है, लेकिन ये जो फ्रांस के सदर ने जो कुछ कहा है और फिर जर्मनी, फिर बरतानिया, इसने एक नई सूरत हाल क्रिएट कर दी है। इसमें कोई शक नहीं जी। मैं समझता हूँ इन तीनों बड़े मुल्कों की तरफ से जो इनिशिएटिव इस वक्त दिखाई दे रहे हैं वो बड़े खुशाइन भी हैं और एक प्रॉमिसिंग इस नौइयत के हैं कि अगर ये तीनों ममालिक इस वक्त ख़ास तौर पे जो मसला फ़लस्तीन का जो दो रियासती हल है उसको जहन में रखते हुए मसला फ़लस्तीन को तस्लीम करने के हवाले से बातें कर रहे हैं या फ़लस्तीन को तस्लीम करने के हवाले से बातें कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा आने वाले दिनों में अमेरिका और उसके जो मिडल ईस्ट में आउटपोस्ट इसराइल के लिए। क्योंकि आपके इल्म में है कि इस वक्त यूरोपीय यूनियन में जो तीन बड़े ममालिक हैं उसमें बरतानिया के एग्जिट के बाद जर्मनी और फ्रांस ही दो अहम मुल्क हैं जो इस कज़िये के सपोर्टर बाकी रह गए हैं। और अगर आप यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की कंपोजिशन देखें तो उसमें बरतानिया, फ्रांस, रूस और चीन जो है वो इस मसले के हवाले से एक मुतहदा मौक़िफ़ अख्तियार करते हैं। तो वहाँ पे भी एक जिसे कहना चाहिए बैनुल-अक़वामी डिप्लोमेसी, बड़ी पावरफुल डिप्लोमेसी जो है वो अंजाम दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे मैं साथ साथ हैविंग सेड ये बात कि फ्रांस का मौका बड़ा इंकरेजिंग है। इस वक्त जो फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से जो बयानात देखने को आ रहे हैं उससे ये महसूस हो रहा है कि इन मुल्कों ने अभी तक जो है वो अपने यहाँ जो जमहूरियत राइज कर रखी है, जो नाफिज कर रखी है, उसका परताव जो है वो शायद मिडल ईस्ट के इस रीजन में नहीं देखना चाहते। यही वजह है कि इस वक्त इस ऐलान के साथ साथ बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का ये कहना कि इससे साबित होता है कि हमास जो है वो अपने मौके पर गलत थी और बाकी लोग जो है वो ठीक है। आपके इल्म में है कि इस वक्त फ़लस्तीनी नेशनल अथॉरिटी जो है जिसके सदर महमूद अब्बास हैं, उनको सबसे ज़्यादा फंड फराहम करने वाला जो है वो यही यूरोपीय यूनियन है। अगर यूरोपीय यूनियन उसका कोई ऑडिट या उसके कोई स्टॉक टेकिंग या उसका कोई बैलेंस शीट बनाए तो ये मालूम करना चाहिए, पूछा जाना चाहिए कि पिछले 25 सालों में जो इमदाद दी गई है फ़लस्तीन को और ख़ासतौर पे फ़लस्तीनी नेशनल अथॉरिटी को वो कहाँ सर्फ हुई है। क्योंकि फ़लस्तीनियों का जो आप देख सकते हैं हाल और ख़ासतौर पे गज़ा के जो फ़लस्तीनी इस वक्त एक लुक़मा ऐश के लिए, एक रोटी के लिए जिस तरीके से वो तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं और बेचारे टीवी कैमरास के सामने वो अपनी राय का इजहार करते हुए वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है, लेकिन इसे अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। इसको फ़लस्तीनी जैसे हर जगह ये बात करते हैं मगरबी दुनिया, अफगानिस्तान की है कि वहाँ इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, कि वो तमाम मकातब फ़िक्र, शाम के हवाले से बात की जाती है कि वहाँ पे तमाम इंक्लूसिव गवर्नमेंट कायम की जाए ताकि तमाम जो मकातब फ़िक्र हैं उनको नुमाइंदगी जाए। तो यहाँ पे भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया जाना चाहिए कि फ़लस्तीन में सारे लोग जो हैं वो ना तो फ़लस्तीनी नेशनल अथॉरिटी हैं और ना सारे लोग वहाँ पे हमास के पैरोकार हैं। तो लिहाजा फ़लस्तीनियों का जो असल मैंडेट है, जो असल उनका जो राय है,
اس کو اسرٹن کرنے کے لیے بالکل انہی جمہوری اصولوں پہ عمل کیا جائے جن جمہوری اصولوں پہ عمل کرتے ہوئے فرانس کے اندر الیکشن ہوتے ہیں، سویڈن کے اندر الیکشن ہوتے ہیں، ناروے کے اندر الیکشن ہوتے ہیں اور دیگر یورپی ممالک کے اندر الیکشن ہوتے ہیں۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک انڈائریکٹ طریقے سے اسرائیل کے ہاتھ مضبوط کرنے کی کوشش ہے۔ اسرائیل کا ہاتھ روکنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا منصور جعفر صاحب۔ یہ جو کچھ اس نے اس خطے کے اندر کیا ہے، فلسطینیوں کے ساتھ کیا، پھر ایران کے ساتھ کیا، پوری دنیا اب اس پہ جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے۔ ظاہر ہے اس کا بھی تو ہاتھ روکنے والا کوئی ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں جی، اس کا ہاتھ روکنے والے موجود ہیں اور خاص طور پہ یہی ممالک ہیں۔ اگر ان کے اسلحہ فیکٹریاں جو ہیں اور ان کا جو گولہ بارود ہے وہ اسرائیل کی ترسیل بند کر دے، اسرائیل کو ترسیل بند کر دے، یہ پوری ایک سپلائی چین ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو عراق کے اندر، شام کے اندر، ان تمام ملکوں کے اندر اسلحہ اور گولہ بارود کے جو ذخائر ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ انہی یورپی فیکٹریوں سے آئی ہیں۔ انہی کی گولہ بارود بنانے والی فیکٹریاں جو ہیں وہ ان تمام جنگوں کو جو ہے وہ دہکاتی ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اس طرح کی اشک شوئی کے لیے اس نوعیت کے بیانات دے کے، خاص طور پہ اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں اسرائیل ناپسندیدہ ممالک بن چکے ہیں۔ دنیا کی تقریباً 83% جو آبادی ہے وہ اس وقت ان کے خلاف ہے، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں جو فرانس کی طرف سے جو انیشیٹو کیا گیا ہے ایک بڑا دور رس نتائج کا حامل ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ اس وقت دنیا کی 83% آبادی جو ہے وہ ایک طرف ہے اور جو اسرائیل حامی ہے وہ ایک طرف ہے۔ ایسے میں انہوں نے ایک بڑی جیسے کہنا چاہیے زیر قسم کی ڈپلومیٹک موو کی ہے، اور اس کو اگر وہ منطقی انجام تک لے جائیں، اور میں سمجھتا ہوں جو موجودہ صدر ہیں ان کا جو اس وقت اقتدار ہے وہ 2027 تک ہے، اور اگر 2027 تک یہاں پہ سفارت خانے کھل جاتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا امتحان ہے فرانس کا، کیا فرانس غرب اردن میں اپنا سفارت خانہ کھولے گا؟ اگر وہ کھولتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں حالات نارمل ہیں، اگر وہ وہاں نہیں کھولتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں حالات خراب ہیں، اور ان کا یہ اعلان جو ہے یہ صرف اور صرف ایک طرفہ فیور لینے کے لیے تھا، اور جس طریقے سے ماضی میں بہت سارے اعلانات ہوئے ہیں یہ بھی ایک اعلان ہی ثابت ہوگا۔ اب منصور صاحب رفح کی کراسنگ کھل رہی ہے کیونکہ مصر سے زمینی راستوں سے امداد پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ایک خبر تو یہ بھی آئی کہ یہ جو کشتی تھی حنظلہ اس پر بھی قبضہ کر لیا اسرائیل نے، اس کو پکڑ لیا۔ بہرحال یہ تو ایک طرح سے ایک علامتی ہوتی ہے کہ ان کے وہ ایک بناتے ہیں، ایک طرح سے پابندی لگاتے ہیں، اس پابندی کو توڑا جائے، اس حصار کو توڑا جائے، لیکن اطلاعات کیا ہیں کہ رفح کراسنگ کے ذریعے سے اب امداد پہنچ رہی ہے وہاں پہ؟ جی اس میں کوئی شک نہیں، آج بڑے پیمانے پہ جو مصر کی رفح کراسنگ کی طرف سے جو ہے وہ ٹرکوں کا ایک قافلہ جو ہے وہ روانہ ہوا ہے، لیکن اس کی تقسیم کے حوالے سے وہی جو ایک مرغی اور انڈے والا مسائل ہے وہ اس وقت بھی وہاں درپیش ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اس وقت۔ بائی دا ٹائم وی اسپیک اردن اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے تقریباً 25 ٹن جو ہے وہ ایئر ڈراپنگ جو ہے وہ اس وقت غزہ کے مختلف علاقوں میں کی جا رہی ہے، تاکہ وہاں پہ جو لوگ جہاں تک امداد براہ راست نہیں پہنچ پاتی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی غیر انسانی قسم کا طریقہ ہے، کیونکہ جس طریقے سے خوراک وہاں سے پھینکی جاتی ہے وہ بلندی سے گرنے کی وجہ سے بعض اوقات ٹارگٹ پہ نہیں گرتی، سمندر میں جا گرتی ہے، یا لوگوں کے چھتوں اور گھروں پہ۔ جس طریقے سے یہ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کی امداد دینے والے لوگ جو ہیں تقریباً 1200 کے قریب شہید کیے جا چکے ہیں، تو اس طرح کی ڈراپنگ کے نتیجے میں بھی بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ خوراک کے جو کنٹینر ہیں وہ ان پہ گرنے سے وہ بھی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک غیر انسانی طریقہ ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ زمین کے ذریعے اور خاص طور پہ اقوام متحدہ کے مسلمہ ادارے اونروا کے ذریعے یہ ساری امداد تقسیم کی جائے، تاکہ وہاں پہ اکراس دا بورڈ فلسطینیوں کو امداد مل سکے۔ بہت بہت شکریہ منصور جعفر صاحب، آپ کا ہمارے ساتھ تھے اس اہم موضوع پر۔ ایک جملے کے اندر عالمی برادری کی اب ذمہ داری بنتی ہے کہ اس فیکٹ کو تسلیم کیا جائے کہ فلسطین کو ایک ریاست کے طور پہ تسلیم کیا جانا چاہیے۔ یہ دیکھیں بالکل فلسطین میں جو ہیومن رائٹ کو وائلیشن ہے اور جو ہیومنٹیرین کرائسس ہے اس کو حل کرنے کی عالمی برادری کو ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہوگا، اور جس طرح یہ ابھی فرانس نے جو تسلیم کرنے کا ایک اعلان کیا، تو میں سمجھتا ہوں بین الاقوامی سفارتکاری میں بھی فلسطینیوں کے حق میں ایک بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے۔ اسی طرح تمام بین الاقوامی برادری کو اس مسئلے کو حل کرنے کے حوالے سے ایک متحرک کردار ادا کرنا ہوگا۔ بابر گورسی کا اللہ دیکھیں جاوید صاحب، جتنی قربانیاں دی گئی ہیں تو مجھے اب لگتا ہے کہ فلسطین کا جو ہے مسئلہ حل ہونے والا ہے، اور تمام دنیا جو ہے وہ فوکسڈ ہو گئی ہے کہ کیونکہ اتنی قربانیاں آپ دیکھ لیں پچھلے 50-60 سال سے تو نہیں ہوئی، اتنی 60,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو اب دنیا کو یہ، اور ہیومینیٹیرین جتنے بھی لوگ ہیں جو انسانی دل رکھتے ہیں، ان کو
वक्त आ गया, वो कह रहे हैं कि इसको हल किया जाए और हर इसकी सूरत में तरफ हल ये होना जो है चाहिए, हर फ्रांस सूरत में का हल जो होना कदम चाहिए। है बहुत बहुत ये उसी की शुक्रिया, तरफ बहुत बहुत है। शुक्रिया बाबर गोरसी आपका, मलिक मंजूर साहब और मंसूर जाफर साहब, आप भी हमारे साथ शामिल रहे, आपका भी बहुत शुक्रिया। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।